हेलो साथियों, मैं बीएल लोणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने अलंकार के बारे में अच्छे से देख लिया है। जो अलंकार के जितने प्रकार थे, कितने अलंकार हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ऐड किए गए, उन सभी के बारे में हमने अच्छे से देखा। आज इस क्लास के अंदर हम शब्द शक्ति के बारे में देखेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे जो हमारे हिंदी से संबंधित है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बिना समय गंवाए हम बात करते हैं शब्द शक्ति की, यानी शब्द शक्ति होती क्या है। तो हम बात करें कि जो शब्द शक्ति है, तो देखिए शब्दों में चमत्कार होता है। चमत्कार का मतलब, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो उस बात करने के जो हमारे लहजे और तरीके, हमने देखा है कि हम बात करते करते कई बार होता है कि जैसे सामने वाला वो एकदम से गुस्सा हो जाता है। तो क्यों हुआ भाई, बात करते करते गुस्सा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ ऐसी बात कही है, ऐसी बात कही है जिसके कारण वो गुस्सा हो जाता है। कई बार हम बात करते हैं और बात करते हैं, कुछ शब्द ऐसे आते जिससे वो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, खुश होने लगता है। तो क्या उन शब्दों में ही तो वो है, शब्दों के जो अर्थ है, शब्दों का जो चमत्कार है, तो वही क्या है, एक शब्द शक्ति, यानी शब्द में शक्ति होती है। शब्दों से सब कुछ किया जा सकता है। जैसे हम गाने सुनते हैं तो गानों में क्या होता है कि गाने को सुनते सुनते हम कभी तो खुश हो जाते हैं, कभी शोक हो जाते हैं। तो ये क्या है, उस शब्दों के अंदर उसका अर्थ हमारे को समझ में आया और उन शब्दों में क्या एक चमत्कार है। तो इनको शब्दों को अलग अलग बांटा गया है, इनके आधार पर अलग अलग बांटा गया है, वही शब्द शक्ति है। तो इनको हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से किस प्रकार के क्वेश्चन शब्द शक्ति से पूछे जाते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या दी है शब्द शक्ति की। शब्द शक्ति दो शब्दों के योग से शब्द और शक्ति निर्मित शब्द है, यानी एक तो शब्द है और एक शक्ति है, दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, जिसका समास विग्रह होगा शब्द की शक्ति। शब्द की शक्ति यानी शब्द में शक्ति होती है। संक्षेप में हम शब्द में निहित अर्थ ही उसकी शक्ति है, जो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं कि शब्द का जो अर्थ हमारे को समझ में आता है वही एक शक्ति है। कुछ शब्द है जिसको सुनकर हम खुश हो जाते हैं, कुछ शब्दों को सुनकर हम शोक हो जाते हैं, कुछ शब्दों को सुनकर हमें गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या है, शब्दों के अंदर ही वो शक्ति है, वो अर्थ मौजूद है, जिस अर्थ को हम सुनकर और समझकर ये भाव व्यक्त करते हैं। अब देखिए शब्द के प्रकार, तो शब्द के तीन प्रकार है। कौन कौन से है? पहला है वाचक शब्द, जो वाच्यार्थ को प्रकट करे, यानी मुख्यार्थ, जो मुख्य शब्द हो, जो मुख्यार्थ या वाच्यार्थ जो मेन शब्द हो, एक तो वो शब्द हो गया। दूसरा लक्षण शब्द, जो लक्ष्यार्थ को प्रकट करे, यानी कोई लक्ष्य करके हम बात कहें, वो लक्ष्यार्थ होता है। और एक होता है व्यंजक शब्द, यानी जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करे, कोई बात हम व्यंग्य स्वरूप कहें। तो एक तो मेन शब्द हो गया, एक लक्ष्य करके हम कोई बात करें, एक कोई व्यंग्य करके हम बात करें। तो ये तीन शब्द है जो हमारे शब्द शक्ति के अंदर काम में आते हैं और तीन शब्द मुख्य होते। इसके आधार पर इस शब्द शक्ति को बांटा गया है। तीन प्रकार के शब्द होते हैं, उसी प्रकार तीन प्रकार की हमारी शब्द शक्ति होती है। तो शब्द शक्ति उसके भी तीन प्रकार होते हैं और इन्हीं के नाम के आधार पर व्यक्त किए गए हैं। देखिए पहला हमारा आता है अभिधा शब्द शक्ति। पहला जो प्रकार है वो क्या है, अभिधा शब्द शक्ति, जो एक मुख्य शब्द शक्ति है, मुख्य अर्थ है, जो हमारा वाचक शब्द होता है उसके आधार पर ये काम करेगी। जहां शब्द का लोक प्रसिद्ध या कोशगत अर्थ ग्रहण किया जाता है, यानी लोक प्रसिद्ध जो हम आम बोलचाल में काम में लेते हैं, वो शब्द जो आम बोलचाल में यूज होते हैं। दूसरी बात, कोशगत अर्थ, जो हमारा शब्दकोश होता है, उस शब्दकोश में उसका क्या अर्थ लिखा हुआ है, वो अर्थ हम जब लगाते हैं, एक साधारण सा जो वाक्य होता है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे शेर जंगल का राजा होता है, ये एक साधारण सी बात है कि शेर है वो जंगल का राजा होता है। अपने कई बार देखा है, कई बार हमने पढ़ा है, कई बार हमने सुना है। तो शेर जंगल का राजा होता है, एक साधारण सी बात है। यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है, कोई भी हमारे को दिक्कत नहीं आ रही है इसको समझने में, सोचने में। कमल खिल गया,
जैसे ही जो कमल होता है वो सरोवर में खिलता है तो हम कहें कमल खिल गया, एक साधारण सी बात है। और सभी को जैसे हम बोलते हैं और बोलते हैं सभी को समझ में आ जाती है, एक साधारण सी बात है, इसमें कोई भी हमारे को दिक्कत नहीं हो रही। तो ऐसे जो साधारण से वाक्य होते हैं वो अभिधा शब्द शक्ति के अंदर काम में लिए जाते हैं। जो कोशगत अर्थ है, जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है, वो हमारे को अभिधा शब्द शक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। नोट यहाँ पर क्या लिखा है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्दों के साथ किया जा सकता है। अब जो ये तीन नाम आए, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योगरूढ़ शब्द क्या है। जैसे व्याकरण का टॉपिक है, हम व्याकरण में हमने पीछे जो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से नहीं, मैंने जो मेरे चैनल पे जो व्याकरण करवाई है उस व्याकरण के अंदर हमने अच्छे से रूढ़, योगी, योगरूढ़ शब्द समझाए। अगर आप ज्यादा बेटर समझना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हो और उसका लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं मोटा मोटी आपको यहां समझा दूं कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है और योगरूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्दों की बात करें तो जैसे कमल शब्द आया, कमल शब्द आया, रोटी शब्द आया, राजा शब्द आया, ये जो सारे शब्द है, जैसे राम शब्द आया, तो इन शब्दों को कैसे बनाया, कहां से आया। जैसे मान लिया कमल, अब इसको कमल ही क्यों कहते हैं, तो इस क का क्या अर्थ है, इस मैं का क्या अर्थ है, ल का क्या अर्थ है, क्यों इसको एक जगह करके ये शब्द बनाया गया, इसको हमें पता नहीं चलता है, इसका हमें पता नहीं चलता है। रोटी को रोटी ही क्यों कहते हैं, जैसे रोटी ये जोड़ के बनाया गया तो इसको रोटी क्यों कहते हैं। तो ऐसे जो शब्द है जो परंपरा से चले आ रहे हैं और हमने सुना है, देखा है, समझा और हम भी उसका उपयोग करने लग गए, तो ये सारे शब्द वो रूढ़ शब्द होंगे। ये सारे शब्द क्या होंगे, रूढ़ शब्द होंगे। अब बात करते हैं यौगिक शब्दों की। यौगिक का मतलब होता है जोड़ना, तो दो शब्दों को जोड़कर बनाया। जैसे विद्यालय शब्द की बात करें, विद्यालय, ठीक है। अब रसोई घर, ये शब्द क्या है, दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया। विदा का मतलब विदाधन आले, विदा का घर, तो विदाधन आले रसोई घर। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़कर बनाए जाते वो यौगिक शब्द होते। फिर बात आती योगरूढ़ शब्द की, योगरूढ़ शब्द की, जैसे चारपाई, चारपाई। बात करें पंकज। अब यहां पर देखिए चारपाई, चारपाई का मतलब चार जिसके पैर है, तो चार पैर हमारे जैसे मान लिया हम कुर्सी की बात करें, टेबल की बात करें, उनके चार पैर होते होते या नहीं होते, पर उनको हम चारपाई नहीं कहते। हम चारपाई सिर्फ किसको बोलते हैं, जो बेड होता है हमारे, जिसको माचा बोलते हैं, उस बेड को ही चारपाई बोलते हैं। अब उसको चारपाई बोलते हैं तो वो उसके लिए फिक्स हो गया। चार पैर तो बहुत सारे, जैसे पशुओं के भी चार पैर होते हैं तो उनको चारपाई बोलते नहीं बोलते, तो ये फिक्स उसके लिए रूढ़ हो गया। योग होकर, यानी पहले हमने योग किया, चार दल पैर, चार पैर, तो उसको चारपाई बोला, उसको हमने एक जगह किया, एक जगह कर कर वो एक फिक्स, एक के लिए फिक्स हो गया, तो इसलिए इसको हम योग रूढ़ बोलेंगे, योग रूढ़ बोलेंगे। यौगिक और योग रूढ़ में ये फर्क होता है। पंकज की बात करें तो पंख, पंख का मतलब कीचड़ होता है और जय यानी जन्मने वाला, तो ये कमल के लिए फिक्स हो गया। किसके लिए फिक्स हो गया, कमल के लिए फिक्स हो गया। बाकी पंकज का मतलब तो जैसे कीचड़ की बात करें तो कीचड़ में तो बहुत सारे जीव जंतु है, बहुत सारे पेड़ पौधे वो पैदा होते, पर उनको सभी को हम पंकज नहीं कहते, सिर्फ पंकज कमल को ही कहते, तो कमल के लिए शब्द फिक्स हो गया। तो पहले योग होगा, योग होने के बाद में रूढ़ हो जाए, किसी एक शब्द के लिए वो काम में आने लगे, वो योग रूढ़ शब्द होते। तो मैंने आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ सारे शब्द बता दिए, और इन सारे शब्दों का यूज हम अभिधा शब्द शक्ति के अंदर कर सकते हैं। आगे देखिए, तो अभिधा शक्ति के बारे में हमने देखा, वो एक नॉर्मल सी बात थी, जो साधारण सा जो अर्थ होता है वो अभिधा शब्द शक्ति के अंदर रहता है, जो एकदम से हमारे को समझ में आ जाए बिना कुछ किए हुए, बिना दिक्कत के, जिसका अर्थ हमारे को समझ में आ जाए, वो अभिधा शब्द शक्ति के अंदर काउंट होगा। अब बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की, लक्षणा शब्द शक्ति की। तो लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होगा, किसी को लक्ष्य करके कोई बात रखी जाएगी। मुख्यार्थ में बाधा आने के पश्चात, जैसे मान लिया हमने वो जो वाक्य देखे, जैसे कमल खिल गया, तो ये तो एक साधारण सी बात ही, हमारे को वाक्य को पढ़ते ही समझ में आ गया। अब जब वो वाक्य पढ़े कमल खिल गया और उसके बाद में भी उसका अर्थ ना समझ में आए हमारे को, ऐसा कोई वाक्य हो और उसको फिर हम लक्ष्य करके उसका अर्थ लगाए, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होता है।
क्रिया या स्वभाव पे, यानी उसका गुण होगा, क्रिया होगी, या फिर उसका स्वभाव में समानता के आधार पर, संक्षेप में लक्षणों के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वह लक्ष्यार्थ कहलाता है, तथा लक्ष्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी साधारण अर्थ से अलग हटकर उसमें गुण, क्रिया, स्वभाव से जो समानता रखता हो उसके आधार पर कोई हम अर्थ लगाएं तो वो लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर काउंट किए जाएंगे। जैसे उदाहरण की बात करें हम, रे 2 दिन का जीवन, ये साधारण सी बात है। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे को इसमें क्या होता है, रे 2 दिन का जीवन, रे, और यहाँ पर देखो ये जो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है तो इसमें थोड़ा हमारे को आश्चर्य हो रहा है। रे 2 दिन का जीवन, अब जीवन का मतलब 2 दिन का मतलब आज और कल 2 ही दिन का है, आज और कल, ये तो इसका साधारण सा अर्थ हुआ। पर इसका मतलब है हम इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। ये जो साधारण सा अर्थ है इससे हम संतुष्ट नहीं होते, हमारे को ऐसा नहीं लगता है कि भाई आज और कल का ही जीवन है, 2 दिन का नहीं है। अब इसका क्या अर्थ लगाए हम, तो लक्ष्य करते हैं। 2 दिन का मतलब होता क्षण, छोटा सा है जीवन। 2 दिन का मतलब 2 दिन की जिंदगी रे बंदे, क्या लेके आए क्या लेके जाएगा, ऐसा जो गाना बना हुआ ना, तो वो भी इसी में जो लक्ष्य करके कहा गया कि जिंदगी 2 दिन की का मतलब होता है छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। दूसरी बात, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये जो वाक्य है ये हमारा नीचे देखो नोट लिखा हुआ, मानवीकरण अलंकार में सदैव लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। हमने अलंकार पढ़े हैं परंतु वहां पर हमने मानवीकरण अलंकार को नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है, ये हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उस फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में 9 ही अलंकार दिए गए, मानवीकरण अलंकार नहीं दिया गया, इसलिए हमने सिलेबस के हिसाब से उसको नहीं पढ़ा है। बाकी यहाँ पर बता दें मानवीकरण अलंकार क्या होता है, यानी जो सजीव होते उन सजीवों द्वारा जो क्रिया की जाती है और वो क्रिया निर्जीवों द्वारा करवाई जाए, सजीवों द्वारा होने वाली जो क्रियाएं निर्जीवों द्वारा करवाई जाए और वो निर्जीवों द्वारा करवाई जाने वाली जो क्रियाएं वहां पर सभी में मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यानी जो चंद्रमा की सुंदर किरणें हैं, चंचल किरणें हैं, चारों यानी सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें वो जल और थल के अंदर खेल रही थी। तो हमें पता है खेलने का काम कौन करता है, पशु करते हैं, पक्षी करते, मनुष्य करते, और ये सभी सजीव है, ये सभी सजीव है। तो ये सजीवों द्वारा क्रिया होने वाली जो निर्जीवों द्वारा, क्योंकि चंद्रमा है वो एक क्या निर्जीव है, और उन निर्जीवों द्वारा ये क्रिया करवाई जाती है, तो उस जो वाक्य होता है उसके अंदर मानवीकरण अलंकार होता है। तो मानवीकरण अलंकार जहां होता है वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, सजीवों द्वारा जो क्रिया है वो निर्जीवों द्वारा करवाई जाए उस वाक्य में मानवीकरण अलंकार होता है, जहां मानवीकरण अलंकार होता है वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो इस लाइन में क्या है, हमारी लक्षणा शब्द शक्ति, ज्यादा हमारे को सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखो, अब देखो लक्षणा शब्द शक्ति, तो लक्षणा शब्द शक्ति है वो हमारे लक्षणा शब्द शक्ति मुख्य 2 ही प्रकार की होती है। एक तो होता है हमारा उपादान लक्षणा और एक होता है लक्षण लक्षणा। तो पहले हम बात करते हैं उपादान लक्षणा की। उपादान लक्षणा क्या है, जहां लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ के साथ प्रयोग में लिया जावे, अर्थात लक्ष्यार्थ में मुख्यार्थ भी शामिल हो, यानी जो मुख्य अर्थ है, जैसे मान लिया हमने पहले जो वाक्य पढ़ा था कमल खिल गया, तो उसके बाद हम कोई लक्ष्य लगाएं तो उस वो जो मुख्य जो कमल खिलने वाला बात है वो भी उसके साथ में रहनी चाहिए, वह उपादान लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसे अजस्त स्वार्था अपने वाच्यार्थ को न छोड़ने वाली कहा जाता है। अब देखो, एक तो जह स्वार्था है, जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसको जह स्वार्था कहते हैं, और इसको कहते हैं अजस्त स्वार्था, अपने वाच्यार्थ को न छोड़ने वाली। अपने वाच्यार्थ को, इसका अर्थ क्या होता है, अजस्त स्वार्था का मतलब होता है अपने लक्ष्यार्थ को न छोड़ने वाले। अब इसको जय स्वार्था और अजय स्वार्था में हमारे को कंफ्यूज नहीं होना। जो उपादान लक्षणा है यानी उपादान लक्षणा का अन्य नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है, जह स्वार्था का तो अन्य नाम है, तो उपादान लक्षणा या लक्षण लक्षणा, रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, ऐसे नाम आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे उपादान नाम आ रहा है, उपादान, उपादान के अंदर आगे उ आया, उ एक स्वर है, और अजय स्वार्था में, अजय स्वार्था में आया, एक स्वर है, तो ये दोनों, तो उपादान लक्षणा है वो अब किसी में नहीं मिलेगा।
जो सवर सवर वाली बात है वो किसी में नहीं मिलेगी। उपादान लक्षणा में मिल रही है, बाकी लक्षण लक्षणा में, रूढ़ि लक्षणा में, प्रयोजनवादी लक्षणा में ये आगे वाला नहीं मिलेगा। तो आप देख लीजिए इसमें उ सवर आ रहा है, इसमें सा, तो ये उपादान लक्षणा वही अजह सवारता है। अब देखिए इसके उदाहरण देखकर हम समझते हैं। दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। अब हमने जो ऊपर इसकी परिभाषा पढ़ी क्या, जहां लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ के साथ प्रयोग में लिया जावे, अर्थात लक्ष्यार्थ में मुख्यार्थ भी शामिल होता है, वह उपादान लक्षणा होती है। कहने का मतलब लक्ष्यार्थ के साथ में वाच्यार्थ दोनों शामिल रहेंगे, वो उसको पूरी तरीके से त्याग नहीं करती। यहाँ पर यह भी लिखा है अजत स्वार्थ मतलब अपने वाच्यार्थ को न छोड़ने वाले। तो वाच्यार्थ को कहने का मतलब, वाच्यार्थ का मतलब जो बोलते हैं, जो मुख्य अर्थ होता है। दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया, इसका साधारण सा अर्थ लगाए हम तो दो बंदूकें थी, उन बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। ये तो हो गई इसकी साधारण सी बात। अब हमें पता है कि दो बंदूकों ने गांव नहीं लूटा है, उन दो बंदूकों के साथ में दो आदमी थे। दो क्या थे? आदमी थे, क्योंकि बंदूकों को चलाने वाले कौन थे? आदमी थे। तो उन आदमियों के हाथों में बंदूकें थी। दो आदमी थे, दो आदमियों के हाथों में दो बंदूकें थी, और उन दो बंदूकों के आधार पर उन्होंने पूरे गांव को लूट लिया, क्योंकि बंदूकों का डर था, आदमियों से थोड़ी डर रहे थे, उनके हाथ में बंदूकें थी। अब ये क्या कह रहा है कि जब हम इसको अर्थ लगाते हैं तो आदमियों के साथ में बंदूकें भी है। तो साधारण जो बात थी, दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया, जो बंदूक जो शब्द आ रहा था वो बंदूक है, वो फिर आदमियों के साथ में भी जुड़ी हुई है, उसको पूरी तरीके से नहीं त्यागा गया। ऐसा नहीं कि उसको बंदूकों को छोड़ दिया गया। अब वो दो आदमी जो हमने अलग अर्थ लगाया लक्ष्य करके, भाई वहां पर दो आदमी थे, दो आदमियों ने गांव को लूटा है, तो उन आदमियों के साथ में बंदूक भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ ऐसे जो वाक्य होंगे वो हमारे उपादान लक्षणा में होंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, हाथ पैर बचाकर काम करो। अब एक मनुष्य है, ये जैसे मनुष्य है, अब इसके जो ये हाथ है, ये पैर है। अब ये कह रहा हाथ पैर बचा के काम करो, ये एक साधारण सा अर्थ है। साधारण सा अर्थ है, हमारे को पढ़ते ही समझ में आ गया भाई, कोई भी काम करते हैं तो हाथ पैरों को बचा के हमें करना चाहिए। परंतु इसका हम साधारण अर्थ से थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, तो हम इसका लक्ष्य करके जो अर्थ लगाए, लक्ष्य करके का मतलब है हाथ पैर का मतलब सावधानी से काम करो, सावधानी से काम करो, सावधानी से काम करो। अब सावधानी से काम करने का मतलब पूरे शरीर की हिफाजत करनी है। हाथ पैर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाथ पैरों का ध्यान रखना, आपके अगर कोई पेट में चोट लगे तो लगने दीजिए, आपके सर में कहीं चोट लगे तो लगने दीजिए, आपकी आंख में कहीं चोट लगे तो लगने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये सावधानी से पूरे शरीर को बचाते हुए काम करना है। और पूरे शरीर की जब बात आती है तो उसके साथ में हाथ और पैर भी आते हैं। तो ऐसे जो उदाहरण है वो हमारे उपादान लक्षणा के होंगे, जिसके अंदर वाच्यार्थ वो भी साथ में रहेगा। आगे देखिए, मैं अच्छे से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब देखिए, लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति, ये क्या है? शब्द शक्ति जहां लक्ष्यार्थ अपने वाच्यार्थ को छोड़कर प्रयुक्त होता है, यानी इसके अंदर वाच्यार्थ पूरी तरीके से छोड़ दिया जाएगा। उसमें तो साथ में था, तो ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको उदाहरण देखने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा। यहां हम एक या दो उदाहरण आपको समझा सकते हैं। अर्थात वाच्यार्थ का पूर्णतया त्याग करके लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इस शब्द शक्ति को जहत सवारता शब्द शक्ति कहते हैं, अपने वाच्यार्थ को छोड़ने वाले। तो जय सवारता और अजय सवारता के बारे में समझ गए। उपादान लक्षणा वो अजय सवारता है और लक्षण लक्षणा वो जहत सवारता है। ठीक है, ये बात यहां से समझ में आ गई। अब इसके उदाहरण देखकर हम समझते हैं लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति को। अब देखिए, इसके उदाहरण की बात करें कि हम जैसे उदाहरण ले लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है, ये उदाहरण है। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है। तो अब इसको हम साधारण सी बात करें, साधारण से तो हमारे को समझ में आ रही है कि लाला लाजपत राय वो एक पंजाब के शेर है। ये तो हो गया इसका साधारण सा अर्थ। अब साधारण सा अर्थ है जो इसके अंदर बाधा आ रही है हमारे को, ये थोड़ा सूट नहीं हो रहा, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो शेर है। तो अब इसका हम एक लक्ष्य करके अर्थ लगाएं। हमने पढ़ा है गुण स्वभाव क्रिया के आधार पर उसका अर्थ लगाया जाता है, तो इसके अंदर गुण है शेर वाले,
शेर वाले गुण है। शेर क्या बहादुर होता है, तो उसी प्रकार ये क्या है, बहादुर है और ये पंजाब से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है। तो लाला लाजपत राय वो क्या है, बहादुर। अब हमने इसको पूरी तरीके से त्याग दिया है कि लाला लाजपत राय वो शेर है, तो वो शेर वाले गुण है उसके अंदर, बहादुर है, परंतु वो शेर नहीं है, शेर नहीं है। ऐसा नहीं कि वो पशु है, शेर नहीं है, जानवर नहीं है। तो वो पूरी तरीके से जब त्याग दिया जाता है तो वहां लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लाला लाजपत राय सिर्फ उनके गुण को लिया हमने, उसमें शेर वाले गुण है, शेर वाले गुण है, तो उसको पूरी तरीके से वहां पर अब शेर साथ में नहीं रहा, शेर साथ में नहीं रहा। समझ में आ गया। तो ऐसे जो उदाहरण है वो हमारे लक्षण लक्षणा में आते हैं। आगे देख, लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसके अन्य भेद भी है, दो भेद अन्य है। एक तो होता रूढ़ा लक्षणा और एक होता प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा क्या है उसको देख लेते हैं। जहां किसी शब्द विशेष का प्रयोग परंपरा से या रूढ़ी वंश किया जाता है वहां रूढ़ी लक्षणा होती है। ऐसा प्रयोग सनातन और सार्वभौमिक होता है। जैसे यानी रूढ़ी लक्षणा का मतलब है कोई एक रूढ़ी बन गई है, एक परंपरा बन गई है जो वर्षों से चली आ रही है और उसको हम भी काम में लेते आ रहे। उदाहरण देखिए, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। स्वर्ण युग का मतलब ये हुआ कि सोना। तो ऐसा नहीं था कि भक्ति काल के अंदर सोना ही निकल रहा था, भक्ति काल के अंदर सोना ही सोना था, पर हमने ये जो परंपरा बनी हुई थी उसके अंदर अच्छा साहित्य लिखा गया था। वो एक अच्छा साहित्य, अच्छा युग होने के कारण उसको स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई। तो ये परंपरा से चली आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि वहां पर सोना निकलता था। तो ऐसे जो वाक्य है वो रूढ़ी लक्षणा में काउंट होते हैं कि भक्ति काल है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखते, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक उसको माना गया है कि वो हमारे देश का प्रथम, जैसे भारत है तो भारत देश का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। पर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति वो सबसे पहले पैदा हुआ है, सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं है। उसको ये माना गया, ये रूढ़ी, ये परंपरा बनी हुई है। तो ऐसे जो सारे वाक्य वो रूढ़ी लक्षणा में काउंट होते हैं। आगे देखो, आचार्य जो विश्वनाथ है, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने जो ये लक्षणा शब्द रखते हैं उसकी 80 भेद माने हैं। कितने भेद माने? 80 भेद माने। तो जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो उसके बहुत सारे भेद होते हैं, पर मोटा मोटी जो एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इतने ही भेद होते हैं। एक तो उपादान लक्षणा हो गया, एक लक्षण लक्षणा हो गया, एक हमारा रूढ़ी जो अलग भेद की बात करें तो रूढ़ी लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा, बाकी इतने ही भेद होते हैं। देखो, प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को कुछ कहा जाए तब लक्षणों के आधार पर जो शब्द शक्ति ग्रहण की जाएगी वह प्रयोजनवती शब्द शक्ति होगी। कहने का मतलब हमारा जो एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, उस लक्ष्य को हमारे को प्राप्त करना, उसके बाद में हम उस वाक्य से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उस चीज से कोई मतलब नहीं रखते। इसे नोट, ऐसे प्रयोग सार्वभौमिक और सनातन नहीं होते। जिस प्रकार हमने पहले जो वाच्यार्थ के बारे में, जो अभिधा शब्द शक्ति के बारे में देखा था कि ऐसे जो प्रयोग है वो सार्वभौमिक और सनातन होते हैं, परंतु ये सार्वभौमिक और सनातन नहीं होते हैं। जैसे लाल पगड़ी जा रही है, यहाँ पर हम ले ले पीली पगड़ी जा रही है, पीली पगड़ी जा रही है। अब लाल पगड़ी और पीली पगड़ी, लाल पगड़ी का मतलब है ऐसे कोई सिपाही है, उस सिपाही की टोपी लगी हुई है, नीचे बैठा हुआ, सामने बैठे हुए जो लोग है वो समझ जाते हैं कि एक सिपाही जा रहा है। पीली पगड़ी जा रही है, इसका मतलब है कोई जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो पीले कलर का साफा पहनते हैं, तो उस बुजुर्ग को हमने देख कर कहा पीली पगड़ी जा रही है, तो कहना वो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो जा रहा है। तो हमने एक लक्ष्य लिया। अब हम बात करें लाल पगड़ी जा रही, तो लाल पगड़ी जाने का मतलब मैंने एक लक्ष्य करके कहा है, लक्ष्य करके कहा। जैसे कोई सिपाही जा रहा है तो उस सिपाही को देखकर हमने कहा लाल पगड़ी जा रही, तो जो पास में बैठे हुए लोग हैं वो समझ जाते हैं कि लाल पगड़ी का मतलब है सिपाही जा रहा है। हम कहीं पीली पगड़ी जा रही है, हम कहीं पीली पगड़ी जा रही है, तो पीली पगड़ी का मतलब क्या होगा? पीली पगड़ी धारण किए हुए कोई बुजुर्ग जा रहा है, पीली पगड़ी धारण किए हुए कोई बुजुर्ग जा रहा है। तो ये हमने एक लक्ष्य स्वरूप कहा है, तो ये हमारा एक प्रयोजन था, प्रयोजन था और वो प्रयोजन सिद्ध हो गया, तो यहां पर हमारी प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। अब देखिए जो तीसरा प्रकार है शब्द शक्ति का वो है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर क्या होता है
कोई बात हम व्यंग्य स्वरूप कहें। जहां वाच्यार्थ लगने के पश्चात या लक्ष्यार्थ लगने के पश्चात प्रसंगवश छुपे हुए अर्थ का बोध किया जाए, वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जिन्हें हमने जो अभिधा शब्द शक्ति पढ़ी तो वो वाच्यार्थ थी, फिर हमने लक्षण शब्द शक्ति पढ़ी जो लक्ष्यार्थ थी। दोनों ही अर्थ समझ में आने के बाद में भी हमारे को कोई कंफ्यूजन हो और फिर हम कोई व्यंग्य स्वरूप को छुपा हुआ अर्थ उनमें से निकाले तो वो क्या होगा, व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर काउंट किया जाएगा। ये दो प्रकार की होती है व्यंजना शब्द शक्ति है। वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है शाब्दिक व्यंजना और एक होती है आर्थी व्यंजना। शब्द में जो हमारे को अर्थ नजर आए वहां शाब्दिक व्यंजना है और अर्थ में जो व्यंग्य नजर आए वो आर्थी व्यंजना है। तो दो ही इसके प्रकार है। अब देखिए शाब्दिक व्यंजना की बात करें, जहां शब्द में व्यंग्यार्थ निहित हो और उन शब्दों को परस्पर पर्याय शब्दों से बदल देने पर चमत्कार नष्ट हो जाता है, ये बात मोस्ट है, वह शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे यानी शाब्दिक व्यंजना में क्या होगा, चमत्कार शब्द में होगा और उस शब्द को हम नष्ट अलग हटा देते हैं तो उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार श्लेष अलंकार में हो रहा था, श्लेष अलंकार में हो रहा था क्योंकि उस शब्द की जगह हम दूसरा शब्द काम में ले लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, चमत्कार नष्ट हो जाता है। तो इससे उदाहरण देखिए, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए वर्ष बानुजा व हलदर के वीर। ये वर्ष बानुजा और हलदर है। ठीक है, मैंने जो पीछे बताया था वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। जो ये हलदर है उस हलदर का मैंने बलराम बता दिया था आपको जल्दी में। बाकी हलदर का मतलब यहाँ पर, हलदर का मतलब जो बलराम का भाई है तो कृष्ण है यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा गौर नहीं किया था और जल्दी में आपको बता दिया। इसका जैसे मान लिया राधा अर्थ निकल रहा है तो उसका कृष्ण था, तो उसको आप थोड़ा जो वहां पर देखो तो आगे वाले जो वीडियो देखो तो उसमें आप समझ जाओगे, क्योंकि वो जो हलदर था उस हलदर का मतलब है वहां पर कृष्ण। जो अलंकार हमने देखे थे, जो अलंकार में हमने श्लेष अलंकार पढ़ा था, तो श्लेष अलंकार में जो ये उदाहरण लिया था हमने और वहां पर मैंने बता दिया। तो इस हलदर का मतलब है वो बलराम का भाई है। हलदर का मतलब तो क्या होता है भाई, बलराम होता है तो वो बलराम का भाई है। हलदर के वीर, यहाँ पर हलदर के वीर है तो हलदर का मतलब तो बलराम ही है, पर जो हलदर के वीर है वो कृष्ण है। हलदर के वीर है वो कृष्ण है। तो मैंने वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन कृष्ण के बारे में नहीं बताया था तो ये देख लीजिए। अब देखिए श्लेष अलंकार के जितने भी उदाहरण है, श्लेष अलंकार के जितने भी उदाहरण है वो हमारे शाब्दिक व्यंजना में काउंट किए जाते हैं। नोट, श्लेष अलंकार में शाब्दिक व्यंजना होती है सदैव ही। तो जितने भी श्लेष अलंकार के उदाहरण है वो सारे श्लेष अलंकार के उदाहरण है वो शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति में काउंट किए जाते हैं। अच्छे से समझ गए, क्योंकि यहाँ पर चमत्कार क्या होगा, शब्दों में होगा। तो श्लेष अलंकार के जितने उदाहरण है वो शाब्दिक व्यंजना में आएंगे। आगे देखो, आगे हम आया आर्थी व्यंजना, जहां चमत्कार या व्यंग्यार्थ शब्द के अर्थ में निहित हो और शब्द को पर्यायवाची शब्द से बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ बना रहता है, वहां आर्थी व्यंजना होती है। जैसे शाम हो गई, ये एक उदाहरण है। ये एक उदाहरण है। कहने का मतलब शाब्दिक व्यंजना में शब्द में चमत्कार था और शब्द को अलग हटा देते हैं, उसको हम बदल देते हैं तो उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है। और जो श्लेष अलंकार है उस श्लेष अलंकार में भी ऐसा ही होता है। तो श्लेष अलंकार के जितने भी उदाहरण है वो सारे शाब्दिक व्यंजना में काउंट किए जाएंगे। आर्थी व्यंजना में अर्थ में चमत्कार होता है और वहां पर शब्द को बदल दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे शाम हो गई, इसको हम ऐसे लिखिए संध्या हो गई। इंग्लिश में बात करें हम तो कहें इवनिंग, स्पेलिंग गलत हो सकती है, मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही है। जैसे मान लिया इवनिंग हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम शब्द बदले तो इसका अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बात जो कहना चाह रहा है वो वही बात है। अब शाम हो गई ये एक साधारण सी बात थी। जैसे मान लिया दो दोस्त बैठे हुए हैं, दो दोस्त बैठे हुए हैं और उन दोनों ने एक प्लान बनाया था दिन के अंदर कि शाम को हम कहीं घूमने चलेंगे, शाम को हम कहीं घूमने चलेंगे। तो इनका एक सीक्रेट प्लान था, या शाम को हम पार्टी करने के लिए चलेंगे, तो ये इनका एक सीक्रेट प्लान था। और अब वो जिस टाइम उन्होंने प्लान बनाया था उस टाइम वो दोनों ही थे, दोनों ही थे और उनके बीच में ये वार्तालाप हो गई। अब वो शाम को जब बैठे हुए हैं तो 10-15 जो और दोस्त है वो भी साथ में बैठे हुए, तो अब वो व्यंग्य स्वरूप, एक तो साधारण सी बात है शाम हो गई या संध्या हो गई। अब इसका मतलब तो दूसरे लोग तो यही लगाएंगे भाई संध्या हो गई,
संध्या हो गई, शाम हो गई, साधारण सी बात है। परंतु वो दोनों दोस्त है, वो समझ रहे हैं, वो एक दोस्त कह रहा है शाम हो गई, तो वो दूसरा व्यंग्य स्वरूप समझ रहा है कि इन्होंने कहा था कि शाम को पार्टी करने के लिए चलेंगे या शाम को घूमने के लिए चलेंगे, तो वो अपने आप ही उसका अर्थ लगा लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो अपनी कल्पना के आधार पर अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं, बहुत सारे अर्थ निकलते। ठीक है, जितने ज्यादा आप उदाहरण देखोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात, वही बात अगर एक माँ है वो अपने बेटे से कहे शाम हो गई, तो उसका मतलब ये हुआ कि या तो शाम को कोई बात कही हुई थी, दिन में कोई प्लान बनाया हुआ था, या फिर ऐसे मान लिया कि शाम हो गई, तो कहने का मतलब वो कह रही कि दिया अगरबत्ती का जो टाइम होता है ना, संध्या का टाइम होता है भगवान के भजन करने का, तो वो टाइम हो गया, आप वो दिया अगरबत्ती कर दीजिए। तो उसका अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग तरह से लगाया जाएगा व्यंग्य स्वरूप, तो उसका अर्थ है वो अलग अलग होगा। तो ऐसे जो उदाहरण है वो हमारे आर्थी व्यंजना में काउंट होते हैं। तो अब हमने शब्द शक्ति है वो अच्छे से कर लिए। शब्द शक्ति के 3 भेद थे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा के बारे में हमने पढ़ लिया, लक्षणा के बारे में पढ़ लिया और व्यंजना के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। मैंने जितना अच्छे से आपको समझा सकता था उतने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन आपको रह जाता है तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे और वीडियो प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे अपलोड हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।